सेकेंड यूनिट मार्केटिंग रिसर्च डेटा कलेक्शन। अब इसकी समरी में देखो, पहले सेकेंडरी डेटा किसको बोला जाता है उसके बारे में पूछते हैं। सेकेंडरी डेटा जिसके बारे में ऑलरेडी किसी ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और हम उसको रेडीमेड डेटा को, चाहे वो पब्लिश हो या अनपब्लिश हो, उसको यूज करेंगे। सेकेंडरी डेटा हम एक्सटर्नल यानी बाहर के सोर्सेज से उसको कलेक्ट करते हैं और आउटसाइड एजेंसी से वो लाया जाता है। हम अगर सेकेंडरी डेटा आउटसाइड एजेंसी से आता है तो उसको तुरंत अपने एक्सेप्ट नहीं कर लेते, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, क्रिटिकली अप्रेजन इसको चेक करेंगे। उसके बाद में अगर इन्फॉर्मेशन बराबर है कि नहीं, चेक करने के बाद हम उसको यूज करेंगे। एडवांटेजेस, पहले तो एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है, इजीली मिल जाता है। और उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन जो कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ना मिले, वैसी जैसे सेंसस ब्यूरो पॉपुलेशन सर्वे जो करते हैं उसकी डेटा मिल जाती है। बायस फ्री, पक्षपात नहीं होता उसके अंदर किसी भी तरह का, रिलायबल होता है ये, और इसमें कंपैरिजन आसान हो जाता है। और अगर कोई भी रिसर्च से, छोटी बहुत रिसर्च से आपको पता चल जाएगा कि अपने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ है। जब रिसर्चर एक्सप्लोर करेगा मोर सेकेंडरी डेटा, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इम्प्रूव्स, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की इम्प्रूव यानी सुधरती है। फिर इसके बाद यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा कहाँ यूज किया जाएगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, अप्रोच डेवलप करने के लिए। फिर ये दो बार आ गया है। फिर इसके बाद में फॉर्मुलेट एन अप्रोच, एप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन, प्रॉपर रिसर्च डिजाइन के लिए, कोई क्वेश्चन रिसर्च के आंसर देने के लिए या उसका हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए। टू इंटरप्रेट डेटा मोर इंसाइटफुली, प्रॉपरली डेटा को समझने के लिए। जनरल रूल हमारे लिए क्या है कि एग्जामिनेशन ऑफ अवेलेबिलिटी अवेलेबल सेकेंडरी डेटा इज अ प्री रिक्विजिट टू द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ये देखो, ये प्री रिक्विजिट वाला पूछ सकते हैं आपको। प्राइमरी डेटा से पहले जितनी भी डेटा अवेलेबल है उसको चेक करो, जरूरत हो तो ही अपने क्या करेंगे, सेकेंडरी डेटा की जगह पे प्राइमरी डेटा को यूज करना शुरू करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। इसके डिसएडवांटेजेस भी है, जो डेटा हम यूज करते हैं वो शायद अप्रोप्रिएट यानी प्रॉपर ना भी हो। दूसरी बात, डिफरेंस आता है कई बार, मैं जो यूनिट यूज करता हूँ मेजरमेंट का और दूसरे जो यूज करते हो उसमें, और एक्यूरेट नहीं होता। इससे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो सकते। और उनका से यूज ऑफ सेकेंड डेटा रिलायबल नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड हो सकती है। अब देखो यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। हम सेकेंडरी डेटा को इवेल्यूएट मतलब चेक कर रहे हैं कि बराबर है कि नहीं, तो इसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया यूज करेंगे, इसके खाली नाम याद रखना। इसमें खाली सिर्फ नाम याद रखने के। अब ये देखो, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, इंटरनल सेकेंडरी डेटा यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिल जाता है वो, और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो मिलता है वो रेडी टू यूज फॉर्मेट के अंदर होता है। उसमें फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, कई बार इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना पड़ता है। फिर सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी, इंटरनल सेकेंडरी डेटा, तो इसको रिकॉर्ड्स ऑन वेल्थ ऑफ इन हाउस इंफॉर्मेशन। फिर सम डेटा में बी readily available and may provide useful insight. For example, when internal data on sales, उसमें लिखा है यहाँ पे रिबोक का एग्जांपल दिया है। और ये अवेलेबल और इनएक्सपेंसिव, इजीली अवेलेबल इनएक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, खर्चा नहीं करना पड़ता उसके लिए। फिर एक्सटर्नल में क्या आता है, एक्सटर्नल में पब्लिश सोर्सेज या तो अनपब्लिश सोर्सेज से डेटा मिलता है, और बाहर से जो डेटा मिलता है वो, इसमें कंप्यूटराइज डेटाबेस और इंफॉर्मेशन जो सिंडिकेटेड सर्विस से मिलती है वो, ये सब आगे है डिटेल में। अब पब्लिश सोर्सेज में नेशनल और लोकल इंटरनेशनल एजेंसी से जो मिलता है उसमें जनरल बिजनेस डेटा, जनरल बिजनेस डेटा आपको पीरियोडिकल जर्नल, न्यूज़पेपर, मैगजीन या तो दूसरे कोई भी ट्रेड लिटरेचर से मिल सकता है। गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑफिशियल पब्लिकेशंस, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, 10-10 साल, ये याद रखना पूछते हैं कभी, कि पॉपुलेशन कितने कितने सालों में उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो कंडक्शन किया जाता है उसका 10 साल में एक बार। इसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन, साथ में एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, इनकम, सबकी डेटा मिल जाती है।
फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, ये डेटा कलेक्ट करता है। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, ये याद रखना है, उसके सामने एक साल में एक बार ये पब्लिश किया जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस ब्रिंग्स आउट मंथली स्टैटिस्टिक्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, यानी जो फॉरेन ट्रेड है इंडिया का, उसके बारे में समझाया जाए। फिर सर्वे, सर्वे यानी डिवीजन ऑफ प्लानिंग कमीशन प्रोवाइड्स बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। फिर NSS यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सोशल इकोनॉमिक डेमोग्राफिक डेटा प्रोवाइड करता है। ये इतना डिटेल में नहीं आ सकता, ये सब जो भी लिखा है ना वो एक भी नहीं आएगा। फिर सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसके बारे में लिखा है इसमें आपको, है ना, ये FICCI का फुल फॉर्म, ACCII का फुल फॉर्म, ये सब फुल फॉर्म आपको याद रखने। फिर इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इसमें UNCTAD, OECD, FSC लिखा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, IOL, ये सब फुल फॉर्म याद रखना। फिर अनपब्लिश सोर्सेज यानी सिंडिकेटेड डेटा, syndicated services sources constitute the other major source of external data, उसको syndicated sources बोला जाता है। इसमें कंपनीज, दूसरी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कलेक्ट करती है और सेल करती है कॉमन पूल ऑफ डेटा, इनका काम है डेटा कलेक्ट करने का, और वो सबको उनके क्लाइंट के हिसाब से डेटा प्रोवाइड करती है। सिंडिकेटेड में स्पेशलाइज सर्विस जैसा होता है, आपने जो मांगा वही डेटा आपको मिला, पर आपको खुद को कलेक्ट करना नहीं है, कंपनी वो कर लेगी। तो इसमें कंप्यूटराइज डेटा बेस जो है ना वो कैसे क्रिएट किया जाता है, इस सब के यहाँ से MCQ स्टार्ट होते हैं। देखो इसमें अब बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, इसमें समरी ऑफ आर्टिकल्स याद रखना। फिर न्यूमरिक में न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सर्वे के बेस के ऊपर फुल टेक्स्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। डायरेक्टरी बेस में खाली इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन उसकी सर्विस के बारे में होती है। स्पेशल पर्पस डेटाबेस, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेटा अगर कलेक्ट करना हो तो वो इसमें आ जाए, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का डेटा इसमें आता है। अब देखो यहाँ सिंडिकेटेड में कितनी सारी चीजें हैं, इसमें हाउस होल्ड, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियलिस्ट। इसमें सबसे पहले अपने सर्विस देखते हैं। तो सिंडिकेटेड सर्विस conduct survey of large number of respondents through pre-designed questionnaire. Surveys are conducted on samples drawn from panel of respondents. Panels are the samples of respondents who provide specified information at regular interval of time. The respondents may be individual, household or organization. कोई भी तुम्हारा रिस्पॉन्स देने वाला हो सकता है। इसमें मेरिट्स में सर्वेज आर द मोस्ट फ्लेक्सिबल वे ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा, सबसे फ्लेक्सिबल वे सर्वे को बोला जाता है। ये MCQ है। और इसमें इंटरव्यूअर एरर्स हो सकती है और रिस्पोंडेंट की एरर्स हो सकती है। अब परचेस पैनल, जो परचेस करने वाले कुछ लोग हैं, उनको अलग अलग प्रोडक्ट जो परचेस करते हैं उसको डायरी में लिखने का बोला जाता है, और डायरी रिसर्च फॉर्म को सबमिट करने की होती है। इसमें मीडिया पैनल, ये बिहेवियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करके समझा जाता है। और इसमें देखो परचेस पैनल और मीडिया पैनल में फर्क क्या है। द इंफॉर्मेशन वो फोरकास्टिंग सेल्स के लिए, मार्केट शेयर के लिए, ट्रेंड्स यानी अप्स एंड डाउन्स कितने आते हैं उसके लिए, बाइंग। फिर ब्रांड की तरफ तुम्हारी लॉयल्टी यानी वफादारी कितनी है, ब्रांड स्विचिंग, कोई ब्रांड स्विच करता है बदल देता है ब्रांड, वो क्यों। फिर MP यानी मीडिया पैनल में रेडियो TV पे एडवर्टाइजमेंट कब दिखाई जाती है, कितनी बार दिखाई जाती है वो। और इसमें जो बिहेवियर है ना वो अपने डेमोग्राफिक के ऊपर से MCQ आ सकता है। डेमोग्राफिक या तो साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर से अपना देखते हैं। और परचेस पैनल में इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ परचेस, देयर आर नो चांसेस ऑफ एरर, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। पर फिर भी डिसएडवांटेज है, एक तो पैनल के मेंबर्स हैं ना वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, जो पैनल में मेंबर को रखा है वो सही में अपने काम के शायद हो भी ना भी हो, एंड दे मे हैव
रिस्पॉन्स बायस और मैचुरेशन। रिस्पॉन्स बायस यानी क्या, उनको लगता है कि पहला नंबर है ना, उसी को टिक करते जाओ सब में। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर डिवाइसेस में देखो ये वॉल्यूम ट्रेकर डेटा, यानी कौन सी ब्रांड कितनी बार तुमने परचेस की ना, उसका वॉल्यूम को ट्रैक किया जाएगा। जबकि स्कैनर पैनल है ना, उसमें आईडी कार्ड दिया जाता है और आईडी कार्ड को स्कैन किया जाता है हर बार जब भी परचेस करो तब। स्कैनर पैनल विथ केबल टीवी, इसके अंदर स्कैनर पैनल को कंबाइन किया जाता है केबल टीवी के साथ में। अब क्वेश्चन एयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एमसीक्यू के लिए। क्वेश्चन एयर में फॉर्मलाइज सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट्स के पास से ली जाती है, उसको अपने शेड्यूल भी बोलते हैं या तो इंटरव्यू फॉर्म भी बोलते हैं। क्वेश्चन एयर, उसमें रिस्पोंडेंट्स जिसका आंसर दे पाए वैसे सवाल उसके अंदर पूछना है। तो ये सबसे बड़ा तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे करें। फिर हम उसको मोटिवेट करेंगे कि वो आंसर दे और रिस्पॉन्स एरर कम से कम करे। अब पहले तो द क्वेश्चन एयर डिजाइन प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, ये स्टेप्स याद रखना है। इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए वो ध्यान में रखना, यानी कौन सी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं सामने वाले से वो देखना है इसमें। तो नेसेसरी रिव्यू और द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट का रिव्यू किया जाएगा। To check this, it is necessary to review the respondents of the problem and the components of approach, especially research question, hypothesis, and information needed. For this, researcher can prepare a set of dummy table. कोई डमी टेबल्स बनाए जाएंगे। डमी टेबल एक ब्लैंक टेबल होता है, ये याद रखो डमी टेबल क्या है, पूछ सकते हैं। एक ब्लैंक टेबल होता है जिसमें डेटा को कैटलॉग किया जाता है और बाद में उसी के बेस के ऊपर से क्वेश्चनर डिजाइन की जाती है। कि देखो इंटरव्यूइंग के मेथड कौन सी, तो पर्सनल इंटरव्यू, कन्वर्सेशनल स्टाइल में इंटरव्यू कर सकते हैं, या तो CAPI कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू हो तो शॉर्ट एंड सिंपल सुन के सामने वाला जवाब देगा, तो CATI कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू। फिर मेल क्वेश्चनर, ये सेल्फ एडमिनिस्टर होता है, यानी आपको लेटर भेजा जाएगा उसमें आपको जवाब टिक करके वापस भेजना है ऐसा। अब कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन, कंटेंट में क्या क्वेश्चन जरूरी है ये पूछा जाए, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक की जगह पे हो वो ज़्यादा अच्छा, कि एक ही क्वेश्चन हो बहुत ज़्यादा की जगह वो चलेगा, वो चेक करना है। देखो ये पूछेंगे डबल बैरल क्वेश्चन किसको बोला जाता है, जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन में दो सवाल साथ में शामिल कर दिए उसको डबल बैरल आएगा JMCQ में, बराबर। रिसर्चर को डबल बैरल क्वेश्चन यूज नहीं करना है, डबल बैरल क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में ओवरकमिंग इनएबिलिटी टू आंसर, कई बार सामने वाला जवाब नहीं देता तो क्या करेंगे हम, उसके लिए भी उसको पिक्चर मदद जितनी हो सके न उतनी दो तो वो जवाब देगा ही। फिर ओवरकमिंग इन अनविलिंगनेस टू आंसर, सामने वाले को जवाब देने की इच्छा ना हो तो ये पूछेंगे, तो इसमें तो नहीं। अब डिजाइन क्वेश्चन टू ओवरकम रिस्पोंडेंट्स इनएबिलिटी, इसमें भी कुछ नहीं है। हाँ देखो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन वाला, ये पूछेंगे अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन जिसको ओपन एंडेड बोला जाता है, और क्लोज एंडेड को स्ट्रक्चर क्वेश्चन बोला जाता है, जिसमें या तो हाँ या तो ना में जवाब हो ना इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे। जबकि ओपन एंडेड में फ्री रिस्पॉन्स होता है, या तो फ्री आंसर, कंप्लीट आंसर। तो यहाँ पे रिसर्चर जो काम करेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव दिए जाते हैं। और MCQs क्या रिमूव करेगा, देखो ये पूछेंगे MCQ में, MCQs रिमूव द डिसएडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। और साथ में इसमें MCQ डिजाइन करने के लिए रिसर्चर को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी पड़ती है, ये पूछ सकते हैं। अब आता है देखो डाइकोटोमस क्वेश्चन, यानी एक के दो आंसर जो,
यस या तो नो के अंदर, एग्री या तो डिसएग्री के अंदर। डू यू इंटेंड टू बाय अ न्यू कार विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो ये यस या तो नो के अंदर आंसर। ऐसे क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन को डाइकोटोमस क्वेश्चन बोला जाता है, ये पूछेंगे एमसीक्यू में। फिर आता है डिटरमाइन द क्वेश्चनर वर्डिंग्स। वर्डिंग यानी कैसे वर्ड सिलेक्ट करने, तो इसके लिए हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और वे, ये 6 W को यूज करना, ये एमसीक्यू आ सकता है। और ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज करना है, अनएम्बिगस वर्ड यानी क्लियर वर्ड को यूज करना है। फिर इसके बाद में लीडिंग क्वेश्चन, तो लीडिंग क्वेश्चन का सवाल पूछा जाएगा आपको कि लीडिंग क्वेश्चन किसको बोलते हैं। तो इसमें लीडिंग क्वेश्चन और बायसिंग क्वेश्चन, इसके ना एग्जाम्पल सब पढ़ जाना, ये एग्जाम्पल्स पूछेंगे। अब इम्प्लिसिट ऑल्टरनेटिव समझाता हूँ कि डू यू लाइक द कार्स ऑफ मारुति सुजुकी, क्योंकि तुम अगर पूछ रहे हो ना सवाल तो खाली मारुति सुजुकी के बारे में पूछ रहे हो, तो वो जवाब देगा तो हाँ या तो ना में देगा, तो इम्प्लिसिट हो गया उसके लिए। ये सीधा सीधा आप सवाल ऐसे ही पूछ रहे हो कि तुमको ये पसंद आनी चाहिए ऐसा। लेकिन उसके सामने अगर ऐसा पूछा जाए कि डू यू लाइक द कार्स ऑफ मारुति सुजुकी या तो Hyundai या तो अनदर, तो ये स्पेसिफाई जब करेगा ना, तो उसके पास ज़्यादा ऑल्टरनेटिव होते हैं। फिर अवॉइड इम्प्लिसिट एजम्पशन, आर यू इन फेवर ऑफ बैलेंस बजट, इनकरेक्ट है। आर यू इन फेवर ऑफ बैलेंस बजट, अगर इससे पर्सनल इनकम टैक्स कम हो जाए, ये करेक्ट है, एजम्पशन नहीं करना चाहिए। फिर जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन यानी मतलब एनुअल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरीज, गलत सवाल है। पर पहले तो क्या पूछना चाहिए कि कितने मेंबर्स है तुम्हारे घर में, ये। फिर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, तो देखो ये ओपनिंग क्वेश्चन हमेशा कॉन्फिडेंस लाने वाले होते हैं। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 3 में से एमसीक्यू आ सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन यानी रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन यानी सोशो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन मतलब नेम, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स, उसके बारे में। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन सेंसिटिव, एम्बेरसिंग, कॉम्प्लेक्स और डल क्वेश्चंस होते हैं, वो लेट यानी बाद में पूछने चाहिए। और ये पूछेंगे एमसीक्यू में 100% फनल अप्रोच। फनल अप्रोच का मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, बस इतना है ना। देखो जनरल टू पहले जनरल क्वेश्चन पूछो, इसके बाद में अपने जो मकसद वाला क्वेश्चन है उसके बाद में पूछा जाए। फिर ऑर्डर टॉपिक वाइज लॉजिक में देना है। और देखो ये ब्रांचिंग क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू में आएगा। ब्रांचिंग क्वेश्चन यानी एक में से दूसरा क्वेश्चन निकले, इसको ब्रांचिंग क्वेश्चन पूछते हैं। यानी ये कैसे होता है कि एक क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब जो मिला उसके अंदर से दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा, उसको ब्रांचिंग क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर्म और लेआउट, इसके अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फिर रिप्रोड्यूस द क्वेश्चन है, इसमें रिप्रोड्यूस करना है एक सिंगल पेज के अंदर या कॉलम के अंदर किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। फिर क्वेश्चनर को प्री टेस्ट करना है, देखो ये प्री टेस्टिंग एमसीक्यू में आएगा। टेस्टिंग द क्वेश्चनर ऑन अ स्मॉल सैंपल और रिस्पोंडेंट टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। प्री टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू के मेथड से शुरू होनी चाहिए, ये पूछेंगे। और इसको अपने मेल, टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू से भी अपने पूछ सकते हैं। अब टेक्निक, स्केलिंग टेक्निक पूछा गया, और इसमें से आपको 2 से 3 एमसीक्यू आएंगे। स्केलिंग का मतलब क्या, ये पूछ सकते हैं। स्केलिंग का मतलब क्रिएटिंग कंटिन्यूम अपॉन विच मेजर्ड ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड। कंटिन्यूम का मतलब एक सीरीज बनाना जिसमें टिक करना है आपको खाली, इसमें एक्सटेंशन ऑफ मेजरमेंट इसको बोला जाता है। 2 तरह की स्केलिंग टेक्निक से, कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव। कंपैरेटिव टेक्निक के अंदर पेड कंपैरिजन आता है, यानी 2 की पेयर बना के कंपेयर करो, रैंक ऑर्डर करे, कांस्टेंट सम और क्यू शॉर्ट एंड अदर प्रोसीजर्स। जबकि नॉन कंपैरेटिव टेक्निक में कंटिन्यूस रेटिंग स्केल, आइटमाइज स्केलिंग, ये सब स्केल जाते हैं। तो इसमें से पूछ सकते हैं एमसीक्यू कि कौन सी मेथड है। अब ग्राफिक रेटिंग स्केल, इसमें प्लेसिंग द मार्क एट द एप्रोप्रिएट, जैसे यहाँ पे कैसे टिक मार्क किया है बीच में, तो हम किसके ज्यादा करीब हैं, वर्ड्स के ज्यादा करीब है यहाँ पे भी वर्ड्स के ज्यादा करीब है।
अच्छा, इसमें एक मिनट, इसमें ये समझना है कि ग्राफिक रेटिंग स्केल रिसर्चर कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी रिस्पोंडेंट फ्रॉम सिलेक्टिंग एनी मार्क, कोई भी मार्क वो सिलेक्ट कर सकता है, बराबर। तो ये ग्राफिक कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल में ये आता है। उसके बाद में ये मेथड इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है, लेकिन स्कोरिंग जो है ना कम्बरसम और अनरिलायबल, टू मच कम्बरसम, यानी बहुत दिखने में गलत दिखता है ये। और आइटमाइज रेटिंग स्केल, इसमें परसेप्शन एनालाइजर याद रखना है वर्ड, इसमें नंबर और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विद ईच कैटेगरी, ये आएगा एमसीक्यू में। पहले पहले याद रखने के, इसमें लीकर्ट स्केल आएगा, रेंसिस लीकर्ट ने ये डेवलप किया था। इसमें एग्री डिसएग्री, वहां तक बीच में सब कुछ अलग अलग अरेंज करना है। इसको भी कंस्ट्रक्ट और मॉनिटर करना आसान है, साथ में इसमें समझना आसान होता है, इंस्ट्रक्शन देना इसको मेल, टेलीफोनिक, पर्सनल या तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू से किया जा सकता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज में ये मोर टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू अदर स्केल। अब देखो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, इसमें 7 पॉइंट ये आएगा जो एमसीक्यू में 100% का क्वेश्चन है ये। सिमेंटिक डिफरेंशियल 7 पॉइंट रेटिंग स्केल है, इसमें बाइपोलर लेबल्स होते हैं। देखो बाइपोलर यानी मतलब दोनों अपोजिट एक दूसरे के, कोल्ड एंड वार्म ये अपोजिट हुआ ना एक दूसरा का, जैसे यहाँ पे एक जगह पे पावरफुल लिखा है और एक जगह पे वीक लिखा है, दोनों अपोजिट। और बीच में 7 कैटेगरीज होती है जिसमें से कोई भी एक टिक करना है। इसमें स्टेपल स्केल है दूसरा, उसका जेन स्टेपल ने उसको इसको यूनिपोलर बोला जाता है, यूनि यानी सिंगल साइडेड। उसमें 10 कैटेगरी होती है, 10 कैटेगरी में -5 से 5 के नंबर होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रल पॉइंट ये पूछेंगे एमसीक्यू में कि न्यूट्रल पॉइंट कौन से स्केल में नहीं होता, तो ये आता है किसमें, स्टेपल स्केल में नहीं होता। और इसको वर्टिकली प्रिपेयर किया जाता है जैसे यहाँ पे लिखा है वैसा। इसमें प्री टेस्ट नहीं होता, एडमिनिस्टर करना आसान है, इसको टेलीफोन पे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ सेकंड यूनिट का समरी। ऑल द बेस्ट।